Good morning to all of you. Very good morning to all of you. Good morning Ravi. Good morning Sandeep, Harshita, Sachin. Good morning everyone. तो 7:06 हो रहे हैं आई थिंक। और आज हमारा जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अभी तक का जो 3 दिन क्लास चला है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का क्लास होगा, इसलिए आज की क्लास को बिल्कुल स्किप करने का सोचना मत, क्योंकि यही है जो एसी सर्किट में आपको थोड़ा सा घुमाएगा। और यही आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ पावर कैलकुलेशन, वही आपको कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, है ना। तो ये अभी तक जो हम लोग देखें, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में मैंने पावर भी आपका निकलवाया है और टेलीगन्स थ्योरम को हमने वेरीफाई करवाया है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ के लिए रेडी रहो जो आज हम लोग करेंगे, है ना। क्योंकि पावर निकालना मतलब पहले वोल्टेज पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, तभी जाके हम पावर निकाल सकते हैं किसी के अक्रॉस, किसी भी पैसिव एलिमेंट के अक्रॉस या फिर एक्टिव एलिमेंट के अक्रॉस पावर कितना डिलीवर कर रहा है। वहाँ पे भी निकालने के लिए वोल्टेज एंड करंट पता होना चाहिए, तभी जाके हम कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर इज नथिंग बट एपरेंट पावर निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स पावर एंड व्हाट इज एपरेंट पावर। ये सब बेसिक का पार्ट है और ये हम लोग जी ऑप्टिमस में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर गूगल भी करोगे तो आपको कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें बता देगा आपको कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड एपरेंट पावर क्या होता है। यहाँ हम लोग का मेन मोटिव रहेगा कि क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करें और क्वेश्चन में और क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है। आप देखे होंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग लिए उसमें 90% से प्लस आप क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे पॉसिबिलिटी को चेक किए, सिर्फ आंसर नहीं निकाले हैं, उस क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ सकता था और किस तरह से उसको निकाल सकते थे, वो सारा हम लोग डिस्कस किए, है ना। ठीक है, हाँ 4373 करेक्ट है। ये जो आपका ये जो है ना 4474.36 एक्चुअल में आपसे पूछा गया था लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में ये मैं निकाला था ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम। ठीक है, ओमेगा एल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज मैक्सिमम। ये ओमेगा एल था 4474.36, लेकिन एक्चुअल में आपसे पूछा गया है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 4373 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग निकाल लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक जगह लिख भी दिया था ग्रुप में कि 4373 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो कल मैं आपको 4 क्वेश्चन दिया था, 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन लगा होगा। जो लोग भी शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको आसान लगा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी हर एक सर्किट में करा चुके हैं, है ना। उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे फील हुआ वो GOC 15 क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो बना चुका है, जो बना लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग बना लिए होंगे, ये जो क्वेश्चन जिसने भी बना लिया है वो समझ लो कि एसी का क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा, एक्सेप्ट मैग्नेटिकली कपल सर्किट। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल सर्किट होता है, कोई भी एसी सर्किट है, वो क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। ये लिख के ले लो अगर आप ये बना लिए हो, है ना, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। आपका नोडल यूज हो सकता है, फिर इनपुट इंपीडेंस से आप इनपुट पावर फैक्टर निकाल सकते हो, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। दिया हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन हो मतलब कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारा इसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कोई अगर चाहता है ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करे तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आगे हम लोग बढ़ते हैं पावर कैलकुलेशन में। हालांकि पावर कैलकुलेशन में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो आप उसके लिए चिंता मत करो। यस सर, सब बन गया, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या? क्या बोलते हो? देखो इसमें थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो मैं चाहता था आपके साथ डिस्कस करना। ये जो क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो GOC 15, देखो इसमें मैं हाईलाइट क्या कर रहा हूँ, पहले आप पढ़ो इसको। क्वेश्चन में एक नॉर्मल सर्किट दिया हुआ है, RLC सर्किट। अब इसी सर्किट में देखो मैं क्या कर सकता था, इसी सर्किट में मैं आपको यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगा सकता था, ठीक है, फिर एक और रेसिस्टर लगा सकता था, फिर यहाँ पे ऐसे एक और रेसिस्टर लगा सकता था। समझो चीज़ों को किस तरह से आपको घुमाते हैं। यहाँ पे फिर एक करंट, डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा सकता था, ऐसा कुछ बड़ा सर्किट बना देता। और आपको लगता है क्या कि अरे बहुत हेवी क्वेश्चन देते हैं जी ऑप्टिमस में। हेवी कुछ नहीं है, यहाँ से आपको जितना भी ये डिपेंडेंट सोर्स होगा, ये डिपेंडेंट सोर्स का जो वोल्टेज का वैल्यू होगी वो मान लो यहाँ पे V है तो ये 2V होता। ठीक है, यहाँ पे जो करंट, यहाँ जो करंट फ्लो करता है I, वो इसका होता 4I। ऐसा मैं कर देता, मतलब कि इस सर्किट में जो डिपेंडेंट सोर्स भी है वो भी रेजिस्टेंस और इसी के अक्रॉस डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ है। तो ऐसा मैं कर सकता था, बहुत बड़ा आपको वो सर्किट बना देता और फिर बोलते चलो सॉल्व करो। तो डिपेंडेंट सोर्स आपको ऐसे ही डर लगता है, आप छोड़ देते। तो पॉइंट मेरा समझो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। आप क्या करते, यहां से लेकर ये जितने भी पोर्शन हैं इसको पहले निकाल लेते। मान लो यहाँ का अक्रॉस वोल्टेज V है,
और यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो V अपॉन आई इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। देखो पूरा रेजिस्टिव सर्किट है, डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो डिपेंड, अब इससे भी आप कंफ्यूज हो जाएगा कि प्लस माइनस ऐसे एसी सर्किट में कैसे डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है। अरे एसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स ऐसा हो सकता है ना जिसका यहाँ पे इंस्टेंटेनियस प्लस माइनस दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो वो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर डिपेंडेंट सोर्स लगा भी होता, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स, और उसके बाद ये बड़ा सा सर्किट होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। आप V अपॉन आई करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेते, इक्विवेलेंट इंपीडेंस इसका निकाल लेते और वो यहाँ जोड़ देते, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट होता। ठीक है, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन गेट में क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा। प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज जोड़ सकता। ठीक है, तो ये चीज तो अभी है नहीं, है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। और उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको प्रोसेस कि कैसे इसको प्रोसीड करना है, पढ़ना है, फिर आप किस तरह से सोचे हो वो बता देता हूं 5 मिनट में। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पावर कैलकुलेशन इन एसी सर्किट। तो यहां देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोल क्या रहा है, सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। पहले ही बोल दिया कि सर्किट कैसा है, रेजोनेंस पे। अब रेजोनेंस पे है, दैट मीन्स जैसे ही आपको पता चलता है कि सर्किट, कोई भी सर्किट रेजोनेंस पे है या किसी भी सर्किट को रेजोनेंस पे लाना है, दैट मीन्स पहला जो दिमाग में आना चाहिए, अगर आप ये कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो पहला जो चीज दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि इनपुट इंपिडेंस हमेशा प्योरली रियल नंबर होगा। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि इनपुट इंपिडेंस अगर रियल नंबर होगा तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपिडेंस या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस इक्वल टू 0 होगा। जैसा ही आपको कहीं भी लिखा रहे कि सर्किट इज वर्किंग एट रेजोनेंस या आपको सर्किट को रेजोनेंस पे काम कराना है, पहला आपको दिमाग में यही आना चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपिडेंस या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस किसका, इनपुट एडमिटेंस, कहीं का भी नहीं, यहां का निकाल दिए नहीं, इनपुट एडमिटेंस मतलब जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट इंपिडेंस आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट, एडमिटेंस हो या इंपिडेंस हो, दोनों बराबर होगा। ये पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया। उसके बाद हमको आर एल सी की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद बोलता क्या है, फाइंड एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन एल एंड सी एट ओमेगा नॉट। फाइंड एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन एल एंड सी एट ओमेगा नॉट। तो दूसरा चीज दिमाग में आ रहा है कि हमसे एनर्जी पूछ रहा है कब, कब एट ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो हम तो जानते हैं ना कि एट रेजोनेंस आपका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में वो इक्वल होगा, कुछ भी हो सकता है, 250 500 जितना भी होगा, कैलकुलेटिव निकालना होगा। अब हम देखेंगे इंडक्टर कहाँ लगा हुआ है, तो इंडक्टर वहां लगा, अच्छा कैपेसिटर कहाँ लगा है, तो यहां लगा। तो इस जगह पे अगर हमको इनपुट करंट पता चल जाएगा तो हाफ एल आई स्क्वायर कर देंगे, हमको मिल जाएगा एनर्जी एक्सचेंज इंडक्टर के अक्रॉस। या फिर इस जगह नोड वोल्टेज मिल जाए तो हाफ सी वी स्क्वायर कर देंगे। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अब यहां पे आपका प्रोसीजर जो होना चाहिए वो देखो, ये नोड वोल्टेज निकालना इस क्वाइट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। नोड वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज निकालना थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन यहाँ का करंट निकालना बहुत आसान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सर्किट क्या कर रहा है, रेजोनेंस पे वर्क कर रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ का जो इनपुट इंपीडेंस होगा वो प्योरली रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर में हमको खेलना होगा। और रियल नंबर में खेलना है दैट मीन्स कि ये भी आपका इंपीडेंस भी रियल नंबर, यहाँ वोल्टेज भी आपका रियल नंबर है, 10 एंगल ऑफ 0 मतलब रियल ही हुआ। तो उस पॉइंट को देख के कॉम्प्लेक्स कुछ आएगा ही नहीं, करंट भी आप इजिली निकाल पाओगे। और जैसे ही करंट निकला हाफ एल आई स्क्वायर कर दोगे, आपको एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर मिल जाएगा। समझ में आया? तो ये सोचने का तरीका है। बाकी आप प्रोसीजर से, आप नोडल से जाओ, मेश से जाओ, जिससे जाने जाओ, एट द एंड आंसर उतना ही आने वाला है। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, है ना। तो इसको बहुत तरीके है बनाने का, सारा तरीका हम क्यों करें प्रोसीजर। जो बेस्ट तरीका मुझे फील होता है, या तो आप एडमिटेंस या इंपिडेंस कुछ भी निकाल लो, इमेजिनरी टर्म जीरो करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। ओमेगा की वैल्यू पहले निकाल लो, ठीक है। तो पहले आपका ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। फिर आपको एक्सएल मिल गया, एक्सए मिल गया, फिर आप खेलते रहोगे, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरह से करके एल एन सी का जो आंसर आएगा, आप मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, मुझे याद नहीं रहता है, मैं देख लेता हूं एक बार। ये आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना, आई थिंक 28वां क्वेश्चन होगा, 27। बताइए कितना आंसर आया था आप लोग का।
हाँ जी 250 जूल आ रहा है, सही है ना, 250 जूल आ रहा है, करेक्ट है। हाँ 250 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो एनर्जी एक्सचेंज कैसे निकाले हम, यहां का पहले ओमेगा नॉट निकाल लिए, ओमेगा नॉट निकालने के बाद हमको समझ में आ गया कि ओमेगा नॉट हमारे पास है, चलो ठीक है, ओमेगा नॉट जरूरी भी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर पूछ देता तो हमें पता होना चाहिए इमेजिनरी टाइम पार्ट ऑफ। अच्छा बताओ यहाँ पे इंपीडेंस निकालना सही रहेगा या एडमिटेंस निकालना सही रहेगा, किससे आप सोल्व किए हो, एडमिटेंस निकालना सही रहेगा या इंपीडेंस? अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना होता तो यहाँ पे एडमिटेंस निकालना सही रहता है या इम्पीडेंस? चलो दोनों से आंसर हमको लगता है कि सेम ही टाइम पे आएगा, क्योंकि बड़ा सर्किट नहीं है ना। एडमिटेंस भी करोगे तो यह देखो 1/r प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है, ये दोनों आपका एडमिटेंस हो गया, और उसके बाद एडमिटेंस से करोगे तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा, इसका इंपीडेंस निकालना होगा, तो बेटर है इंपीडेंस के थ्रू ही जाए, एडमिटेंस में आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, तो इंपीडेंस से आप इजिली निकाल पाओगे। अब यहां पे आप जब ओवरऑल निकालते हो ना, यहां पे ओवरऑल इंपीडेंस निकालते हो, इंपीडेंस आपको जो मिलेगा आई थिंक 1/5 मिलना चाहिए, 1/5, यस 1/5 मिलना चाहिए, 0.2, ठीक है। तो 1/5 मिला, एट एन एंगल ऑफ 0 ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, प्योरली रेजिस्टिव रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी टर्म आया नहीं, तो एट एन एंगल ऑफ 0 ही मिलेगा। तो उस केस में यहाँ का जो इनपुट करंट होगा, इनपुट करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, V/Z, तो 10/1/5 कीजिए, आपको 50 एट एन एंगल ऑफ 0 मिलेगा। उसके बाद हाफ LI² से आप इजिली निकाल सकते हो 250 जूल। यस बिल्कुल सही रवि, ठीक है, तो 250 जूल आपको मिल गया। तो आपको EL और EC मालूम है, एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, बराबर होगा, तो अलग से हमको EC निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो मैं क्वेश्चन इसमें दिया था, पार्ट बी जो था, ऑल्सो सो पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई इज ओनली कंज्यूम्ड बाय रेसिस्टर, इज ओनली कंज्यूम्ड बाय रेसिस्टर। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज भी आपका एट एन एंगल ऑफ 0 है, और करंट भी रेजोनेंस कंडीशन में ऑब्वियसली 0 पे आएगा, 50 एट एन एंगल ऑफ 0, क्यों, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव आपका सर्किट है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं आएगा। तो यही एक मिस्टेक एक लड़का किया था, यहाँ पे एंगल कुछ आ गया था उसका, और निकाल रहा था तो उसका एक्टिव पावर भी आ रहा था, रिएक्टिव पावर। लेकिन मैं क्या बोला, यहाँ प्रूफ आपको करना है कि जो सप्लाई पावर देगा, यहां से जो सप्लाई पावर देगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर देगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर देगा, कब, एट रेजोनेंस, रिएक्टिव पावर नहीं देगा। दैट मींस कि जब आप V इंटू आई कंजुगेट करोगे तो कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं आना चाहिए, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 कीजिए, 500 वाट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 500 वाट आपका क्या हो रहा है, पावर ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, बस 500 वाट, कोई भी वोल्ट एम्पियर रेटिंग मतलब रिएक्टिव पावर आपका यहां से सोर्स डिलीवर नहीं कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको प्रूफ करना था, तो यहां का रेजिस्टेंस का आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां का वोल्टेज पहले निकाल लो, और V²/R से चेक करो कि 500 वाट आपको मिलता है कि नहीं, चेक करो कि 500 वाट मिलता है कि नहीं। तो यहां का वोल्टेज निकालना आपके लिए आसान है। कैसे आसान है, तो सर बिल्कुल आसान है, हमारे पास करंट है, यहां का एक्सेल निकाल लेंगे, I इंटू एक्सेल जो आएगा 10 माइनस, यहां वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कर देंगे, यहां का वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन 10 माइनस डायरेक्टली करेंगे क्या, नहीं, विथ फेजर, कल वाला नौटंकी नहीं करना कि 300 माइनस 400 माइनस 100 300 कर दिए। यहाँ का करंट आपको 50 एट एन एंगल ऑफ 0 है, तो वोल्टेज ऑब्वियसली यहाँ का लीड करेगा 90 डिग्री पे, है ना। और वो एक्सेल कैसे निकलेगा, तो ओमेगा नॉट एल से निकल जाएगा। तो आई इंटू एक्सेल कर दीजिए, आई इंटू जे ओमेगा एल, आपको VL मिल गया, जो कि कुछ फेजर सम में होगा। उसके बाद 10 माइनस वो कर दीजिए, फाइनली आपको यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। और V²/R करेंगे तो वो 500 वाट आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं गलत है, या तो हम यहाँ का नोड वोल्टेज गलत निकाल रहे हैं। समझ में आया। तो ये प्रूफ करना था कि रेजिस्टेंस ऑब्वियसली एक्टिव पावर कौन लेगा, कैपेसिटर और इंडक्टर तो लेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट लेता है। तो एक्टिव पावर आपको जो मिलेगा सप्लाई से, जो ड्रॉ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस करेगा। तो 500 वाट आपको जो सिर्फ और सिर्फ यहां मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने के लिए यहां का वोल्टेज आपको निकालना होगा। हाँ, कैपेसिटर की एनर्जी से वोल्टेज निकालिए, ये भी बहुत अच्छा है सचिन, ये भी सही तरीका है। हमें पता है कि एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन एल एंड सी इक्वल है, दैट मींस कि 250 जूल यहां भी मिलेगा, तो हाफ से V² से यहां से वोल्टेज मिल जाएगा फट से, क्योंकि सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड में खेलना है, वोल्टेज का कितना एंगल होगा वो नहीं निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। हाफ से V² से यहाँ का वोल्टेज का एंगल नहीं मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही खेलना है ना, क्योंकि हमको एक्टिव पावर चाहिए।
ठीक है, इसका एक और आप होमवर्क में कर लेना, कल मैं दिया नहीं था, इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करो, इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करो। अभी मैं वेट करता हूँ, सारे को वेट करता हूँ, आप फेजर डायग्राम प्लॉट करो, मैं भी प्लॉट करूंगा, ठीक है ना। तो ये भी एक हो जाएगा ना हमारे पास कि एक ही क्वेश्चन में हम फेजर डायग्राम भी देख लिए, तो इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करो, फिर हम लोग पावर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फेजर डायग्राम प्लॉट करो, हर एक जगह का वोल्टेज एंड करंट जो है उसका फेजर डायग्राम प्लॉट करो। मेरा पॉइंट यही रहता है कि एक ही सर्किट में आप वोल्टेज निकाल लो, करंट निकाल लो, फेजर डायग्राम बना लो, पावर कैलकुलेट कर लो, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है, हर जगह आप यही करते हो। इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करो। विशाल, ये हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं निकालते विशाल एनर्जी का, ठीक है, ये हम लोग टोटल निकालते हैं कि 250 जूल यहाँ से जा रहा है, इस पे आया, जब इस पे 250 जूल आएगा तो इस पे जीरो आएगा, ठीक है, फिर ये जब देना शुरू करेगा तो इसको जब 250 देगा तो यहाँ जीरो आएगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं निकाल रहे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब निकालोगे तो एनर्जी का पूरा वेव फॉर्म बनाना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से ओमेगा टी पे चेक करना होगा, ठीक है ना। 14 कौन सा क्वेश्चन था, जरा याद दिलाओगे। 20 नंबर से था। वो ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन वाला, अरे वो तो बहुत आसान है यार, वो तो मैं एक्चुअली जीओसी का वो पार्ट ही नहीं है, जीओसी में लिखा दिया हूँ, वो पार्ट ही नहीं है, वो एक काइंड ऑफ समझो तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दे दिया था, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। आसान है वो, ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन अगर आप पढ़े हो ना, कहीं पे मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे मिल जाएगा ट्रांजिएंट फ्री कंडीशन, तो 2 3 4 फॉर्मूला आता है, उसी पे बेस्ड है। एक्चुअल में वो क्रिएटिव क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दिया कि उस पोर्शन को क्यों स्किप करूं, मान लो उससे क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए तो एडवांटेज रहेगा ना, इसलिए। संयम महेश्वरी, पावर सिस्टम, ठीक है, फेजर डायग्राम बना लिए, पावर सिस्टम अभी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखो फेजर डायग्राम में अब यहाँ देखो ध्यान से, हमने क्या क्या निकाला, हम लोग जो फेजर डायग्राम बना रहे हैं एट रेजोनेंस बना रहे हैं, मतलब कि ये जो एंगल है ये 50 एट एन एंगल ऑफ 0 है, यहाँ का करंट, जी सर अभी हम लोग निकाले थे, अब यहाँ का वोल्टेज निकाल लेंगे, उस हिसाब से हमको VC का एंगल मिल जाएगा। VC पहले आप हाफ CV स्क्वायर से निकाले थे, वो कैसा निकला था, हाफ CV स्क्वायर से जो आपको VC मिला था वो ऑब्वियसली कैसा मिला था, वो मिला था सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे एंगल तो मिला नहीं था,
तो VC का हमको एंगल निकालना होगा, फेजर डायग्राम प्लॉट करना है तो उसी हिसाब से फिर IC और IR भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। IR इन फेज विद VC हो जाएगा, IC आपका लीड कर जाएगा VC से 90 डिग्री। हाँ, और उसके बाद ये अब देखो, अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ फेजर डायग्राम बनाओ, तो फेजर डायग्राम बनाओ तो मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, क्या मुझे सबका एंगल निकालने की जरूरत है क्या, ये मैं एनालिसिस करूंगा। तो मुझे ऐसा फील होगा कि नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं बिना एंगल निकाले हुए भी फेजर डायग्राम प्लॉट कर सकता हूँ, बिना मैग्नीट्यूड निकाले हुए। देखो कैसे निकालता हूँ, आप भी उसी तरह से सोचना और उस हिसाब से प्रोसीड करना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक रेफरेंस दिया हुआ है 10 एट एन एंगल ऑफ 0, इसी को रेफरेंस मान लेते हैं। आप बोलोगे सर इसको क्यों माने, अरे किसी को ही मान लो, हम इसको रेफरेंस मान के चलते हैं, ठीक है। तो 10 एट एन एंगल ऑफ 0 पे मान लो हमारा ये वोल्टेज है, ये कौन सा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज 10 एट एन एंगल ऑफ 0, ये इनपुट वोल्टेज है हमारा, ठीक है, 10 एट एन एंगल ऑफ 0, ठीक है। फिर यहां करंट भी हमको जो मिल रहा है वो 50 एट एन एंगल ऑफ 0 मिल रहा है, मतलब करंट भी आपका किधर है, इधर ही है, दोनों 0 पे होगा, तभी तो हम रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो ये जो VL है, VL इज इक्वल टू I इंटू जे ओमेगा एल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। तो VL जो है I इंटू जे ओमेगा एल करो, ये एंगल 0 पे है और ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, जे का मतलब क्या हुआ, प्लस 90 आएगा इस एंगल में। तो जब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको VL का एंगल प्लस 90 में आएगा, किससे, विथ रेस्पेक्ट टू करंट, या फिर करंट जहां है वहां से आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लीड कर जाएगा। और वैसे भी सोच सकते हैं कि ये प्योरली इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। अब करंट 0 पे है तो प्योरली इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो प्लस 90 पे जाएगा, बोल सकते हैं। तो आपको VL किधर मिल गया, कुछ इधर, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकती है, हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन VL जो आपको मिला वो पूरा आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ मिला। अब देखो VC आपको निकालना है, VC निकालना है तो हम बोल सकते हैं VL प्लस VC इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज, VL प्लस VC इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो VC कितने एंगल पे जाएगा, VC कितने एंगल पे जाएगा, एक 90 है प्लस 90 है, ऑब्वियसली आपको निकालना होगा ऐसे करके, VC आपका जो जाएगा वो इधर ही कहीं जाएगा, इससे नीचे ही जाएगा, कहां जाएगा वो हमें नहीं मालूम। VL इज इक्वल टू इतना है तो VC इज इक्वल टू V माइनस VL कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को देखते हुए यहां पे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम एंगल को कॉम्प्लेक्स नंबर से पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा अपने को, है ना। तो 50 मल्टीप्लाइड बाई J इंटू ओमेगा एल, तो जो भी कीजिए 10 एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस 50 ओमेगा एल, आपको क्या मिल रहा है, 10 एट एन एंगल ऑफ 0 माइनस 50 ओमेगा एल एट एन एंगल ऑफ प्लस 90, ऐसा कुछ मिल रहा है। और इससे हम VC निकाल लेंगे, इससे हमको VC मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली देखना VC आपको इधर ही मिलेगा, निकाल के देखो VC का एंगल बताओगे जरा, पहले तो ओमेगा की वैल्यू बता दो कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है ये बता दो मुझे, टू रेडियन पर सेकेंड ना, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 रेडियन पर सेकेंड से 2 ओमेगा एल कीजिए, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू है 0.2 हेनरी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 कीजिएगा आपको मिल जाएगा 0.4, ठीक है। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दीजिए, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दीजिए, ठीक है। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दीजिए, 20 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका मिल गया 20 जैसा ही मिलता है आप इजिली निकाल सकते हो 10 माइनस 20 एट एन एंगल ऑफ प्लस 90, देखो ये नीचे ही आएगा, पक्का नीचे आएगा, कि रिजल्टेंट आप ऐसे ही निकालते हो ना, 10√4 एट एन एंगल ऑफ माइनस 63.43, तो 10√4 आपका कुछ VC आया, दिस इज VC, और इसकी एंगल कितनी है 63.43, माइनस ऑलरेडी लैग जब करा दिया हूं
तो 63.43 ही एंगल लिखेंगे, है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ मैं ऑलरेडी क्लियर कर दिया हूँ। ओके ठीक है, 63.43 ये आपका हो गया 90। वही मैं बोल रहा था कि आपको वीसी जो मिलेगा आप एज्यूम भी कर सकते थे, जब आप ऑप्शन देखोगे तो वीसी आप एज्यूम कर सकते थे कि एक फेजर दिया हुआ है और दो फेजर का रिजल्टेंट ये है, दैट मीन्स दूसरा फेजर इधर ही होगा, तभी तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहीं भी बीच में आएगा। तो हम ये ऐसे भी कह सकते थे कि ये बिना एंगल निकाले हुए कि वीसी आपका इधर आएगा, बिना एंगल निकाले हुए, और ऑप्शन चेक कर सकते थे कि वीसी किधर दिया हुआ है, इसके नीचे आएगा, इतना हमें पता था। कितना एंगल पे आएगा वो नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे ही आपको वीसी मिला तो वीसी यहां भी तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर आपको यही मिलेगा, वीसी ही मिलेगा। तो वीसी और आईआर के बीच का एंगल बता दो, तो प्योरली रेजिस्टिव में वोल्टेज एंड करंट के बीच का कोई एंगल नहीं होता है, तो इधर ही आपका आईआर मिल जाएगा। लो अब आईसी बता दो, आईसी वीसी से किधर जाएगा, तो आईसी जो है वो करंट किधर है, प्योरली कैपेसिटर के अक्रॉस, और प्योरली कैपेसिटर में हमको मालूम है करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। तो अगर वीसी यहां है तो करंट आपका किधर जाएगा, 90 डिग्री पे, ये आपका आईसी हो गया। ये 63.43 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 63.43, जितना भी आंसर आ जाए, जो भी होगा वो आप निकाल सकते हो, 26.57। तो कैसे सोचना है समझ में आया। अब देखो यहाँ पे ये आई आर और आई सी, इन दोनों का रिजल्टेंट इज नथिंग बट आई ओनली। यहाँ पे अगर आप केसीएल लगाओगे तो आई सी प्लस आई आर इज नथिंग बट इनपुट करेंट। तो आई सी और आई आर का फेजर सम आपको इक्विवेलेंट जो मिल रहा है वो 50 एट एन एंगल ऑफ 0। तो ये पूरा फेजर डायग्राम हुआ क्लियर। तो ऐसा कितने लोग बनाए थे, कितने लोग बनाए थे ऐसा, ऐसा कितने लोग बनाए थे। हाँ ये देखो सचिन, -63.43 है, बिल्कुल सही बात है, -63.43। तो हम इसको तो एंगल को हम प्लस में क्यों लिख रहे हैं, इस पे तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं ना। इसको प्लस में क्यों लिखे हैं, ये माइनस में लिखो, प्लस में लिखो। माइनस ऑलरेडी हम लैग करा दिए रेफरेंस से, तो रेफरेंस से जब हम लैग करा दिए इसलिए हम प्लस में लिख रहे हैं ना इसको। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बहुत होशियार हो ना, इसको माइनस कर दो। अब मैं बोलता हूं कि इसका और इसका सम बताओ, एंगल बिटवीन आई आर एंड आईसी बताओ, तो 26.57 माइनस 63.43 लेते हो, बताओ जरा। -26.57 माइनस 63.43 लोगे। अगर मैं पूछूं आईसी और आईआर के बीच का एंगल बताओ, तो 26.57 माइनस 63.43 लोगे। तो इसको डोनट ऐसे क्यों कर रहे हो, माइनस का मतलब है कि रेफरेंस से ये लैग कर रहा है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लैगिंग बिहेवियर माइनस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए मैं बोला कि इस तरह से आप मत रिप्रेजेंट करो। अब कहीं अगर ऑप्शन में आपको माइनस दे दिया जाएगा तो उसके लिए लड़ोगे थोड़ी ना, लेकिन आइडियली सोचो समझो, तो समझो चीजों को कि यहां माइनस अगर हम लिख दे और पूछे कि एंगल बिटवीन आईसी एंड आईआर, तो 26.57 माइनस 63.43 करोगे, नहीं कर सकते ना, वहां तो 63.43 करते। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरह का फेजर डायग्राम जो लोग भी बनाए हैं सही है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला गलत आंसर क्यों दे रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है अभिषेक, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, देखो यही ना, यही लगा रहे हो ना अभिषेक। हो गया, सारा गोबर कर दिए, सत्यानाश कर दिए। क्या ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, नहीं सर नहीं है। क्या ये पैरेलल आरएलसी सर्किट है, नहीं सर नहीं है। तो ये क्यों लगा रहे हो, ये निकालते कब है, ठीक है, रटो मत, है ना। सीरीज आरएलसी सर्किट आपके पास है या पैरेलल आरएलसी सर्किट है, फिर आप ये लगाओ ना, फिर आएगा आंसर। यहां सीरीज आरएलसी सर्किट नहीं है ना। मैं भी यही गलती कर दी, लिख लो इसको, जो लोग भी ये गलती कर रहे हैं ना लिख लो, ये फॉर्मूला जो वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है सीरीज आरएलसी या पैरेलल आरएलसी में। हर जगह थोड़ी ना, कोई भी सर्किट दिया हुआ रेजोनेंस में लो 1/√LC, मत करो ये सब, ठीक है। निगेटिव मार्किंग में एकदम भाग जाओगे बहुत अच्छे से, इतना पढ़ाने के बाद भी, तो कोई मतलब का नहीं है। सेम मिस्टेक सर, चलो एक थप्पड़ लगा लो खुद को, है ना, और मिस्टेक को लिख लो नोट्स में। विशाल सर एनर्जी का सम क्यों नहीं कर रहा एनर्जी एक्सचेंज में, विशाल एक्सचेंज का मतलब पहले बताओ।
पहले एक्सचेंज के मतलब पे 5 मिनट सोचो, फिर हम इसका आंसर देंगे। एक्सचेंज का मतलब क्या हो रहा है? एक्सचेंज का मतलब है कि मान लो इसके पास एनर्जी एट सर्टेन टाइम 0 है तो इसके पास 250 रहेगा। अब ये सेकेंड साइकिल में इसको देना शुरू करेगा। हम ट्रांजिएंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब इसको देगा, ये 1 जूल पे आएगा तो ये 249 जाएगा, ये 2 जूल पे जाएगा 248, 3 जूल पे जाएगा तो 247, तो 250 जूल ओवरऑल इन दोनों में एक्सचेंज हो रहा है। 250 जूल इसको कैपेसिटर को देगा पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में, फिर कैपेसिटर इसको एनर्जी डिलीवर कर देगा। पढ़े होगे ना एलसी सर्किट पढ़े और डीसी सर्किट में, तो एलसी सर्किट में जब एनर्जी निकालते हो तो दोनों का सम होता है। नहीं, इंडक्टर आपको एक बार प्योरली एलसी सर्किट का रिस्पॉन्स देखो, ऐसा कुछ है, इसका रिस्पॉन्स देखो, चेक करो। अगर इनिशियली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 200 वोल्ट है, मतलब एनर्जी हाफ सीबी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब ये आपस में कैसे एक्सचेंज करता है? फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको ये इंडक्टर को एनर्जी देगा, फिर इंडक्टर इसको देगा, तो वही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं कह सकते ऐसा कि अगर हाफ सीबी स्क्वायर से मान लो 200 वोल्ट से यहाँ पे कुछ भी निकालोगे, वो जूल और ये जूल दोनों का सम मत करो, वो उतना ही का एक्सचेंज हो रहा है। हमारे पास खाना लिमिटेड है, उसी को हम बांट रहे हैं आपस में, समझे? चलो ठीक है ना। तो इस तरह से सोचा करो, हर चीज को मतलब रटना नहीं अपने को कि हाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं फिर ऐसे क्यों हो रहा है वैसे क्यों हो रहा है। सोचो क्यों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट नहीं लिए हैं, ये भी सोचना जरूरी है। सोचोगे तो समझ में आएगा ना। सीरीज आरएलसी जो आप डेरिवेशन निकालते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, वहां कैसा सर्किट मान के करते हो? वहां आइडियल आपका सीरीज आरएलसी सर्किट होता है या पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है, उसी में आता है ना। अब वो पूरा सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ाऊंगा ना, इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही बता सकता। तो क्वेश्चन के थ्रू आप बताओ, हर एक क्वेश्चन का जब मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, और ऐसा क्वेश्चन का मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं जो नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल है, मतलब ये जो सर्किट था ये सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो वैसा सर्किट का अगर मैं फेजर डायग्राम बना पा रहा हूं, मुझे आता है, तो क्या इस सर्किट का मैं फेजर डायग्राम बोल आपको बना कर और टाइम पास कराऊं जैसा सब कोई कराते हैं? इसका ये सीरीज सर्किट का फेजर डायग्राम यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, वी आर वी एल वी सी करेंट का, इसमें मैं मतलब ये सब टाइम पास कराऊं। आई एट एन एंगल ऑफ 0 ले लो, तो वी आर आपका इधर ही मिलेगा करंट के बीच में, वी एल लीड कर जाएगा, यही कराऊं, और वी एल इज इक्वल टू वी एस होगा तो रेजोनेंस कंडीशन होगा, ये कराऊं। इसी के लिए जी ऑप्टिमस लिए हो। जब मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ कराना बता दिया, तो बेसिक सर्किट चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो, वो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस ओम्स लॉ लगाना है, ओम्स लॉ से खेलने आना चाहिए, ठीक है? समझ गए? क्लियर है? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में हिंट क्या देना है? R/2L एक फॉर्मूला है ना। R और L C पता होना चाहिए, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें हिंट है ही नहीं, और ये फॉर्मूला अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो फिर मुश्किल है, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी से हम लोग निकालते हैं लोअर और हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, तो वो थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, तो इसको याद करना ही एक सॉल्यूशन है। आई वॉज क्रॉस बेरिंग की वॉयलेट क्यों नहीं था? ठीक है ठीक है, 4/LC है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी है मतलब 4/LC होगा तो 4/LC, मेरे हिसाब से 1/LC आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। 4/LC आएगा 2 1/4 देख लीजिएगा, है ना, जो भी है आंसर मैं बता दूंगा नेक्स्ट में। फॉर्मूला बेस्ड है, वो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ वो एक पोर्शन था हमारे एसी सर्किट का, इसलिए मैं सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। तो शैल वी प्रोसीड पावर कैलकुलेशन में हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। पावर कैलकुलेशन में बस आपका हाफ पेज का नोट्स होगा, दैट्स इट, उससे ज्यादा मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा। हाँ 1/LC है, जो भी हो मतलब देख लेना, है ना, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो पावर कैलकुलेशन। सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूं, सारा चीज पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक जो मैं कराया था उसमें क्या था कि वो क्वेश्चन कोई और चीज मांग रहा था, वोल्टेज मांग रहा था, करंट मांग रहा था, कुछ और, लेकिन उसमें हम लोग पावर निकाले थे तो वो आपके लिए आसान था। लेकिन अब जो पावर कैलकुलेशन में क्वेश्चन लूंगा वो थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन लूंगा, पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सबसे टफेस्ट है पूरे एसी सर्किट में, टफेस्ट मतलब कि इजी पार्ट, वेरी इजी पार्ट तो हम लोग देख लिए,
ये इजी पार्ट में आता है, ठीक है ना। तो पावर कैलकुलेशन में आप जो नोट्स बनाओगे उसमें क्या क्या लिखना है, बस वही चीज आपको लिखना है। पावर कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, कहां निकालते हैं पावर, देखो ध्यान दो, जो भी ऐसी सर्किट अभी तक हम देखे हैं उसमें या तो रेसिस्टेंस है, या फिर इंडक्टेंस है, या फिर कैपेसिटर है, यही ना, रेसिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, तीनों आरएलसी ही सर्किट होती है। तो आरएलसी सर्किट या तो सीरीज में हो सकता है, बहुत आसान है हमारे लिए, सीरीज तो मैं डिस्कस ही नहीं किया आपसे, या तो पूरा पैरेलल में आरएलसी हो सकता है, वो भी मैं डिस्कस नहीं किया, बहुत आसान है। मैं क्या डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, विच इज वेरी टफ। जिसको सीरीज आता है, पैरेलल आता है, या जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट या पैरेलल आरएलसी सर्किट आ गया, तो उसके लिए सीरीज अलग से और पैरेलल अलग से आसान हो गया, समझ रहे हो ना। तो अब उस लेवल पे आप चले गए हो, तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं सिंगल फेज की बात करूं विदाउट हार्मोनिक्स, यहां पे लिखिए सिंगल फेज विदाउट हार्मोनिक्स, जितना लिखा रहा हूं उतना ही लिखना है, और उसी से देखो सारे क्वेश्चन को डील कर पाओगे, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज को आसान छोटा करने की कोशिश करो। तो अगर आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंडक्टेंस के अक्रॉस और कैपेसिटेंस के अक्रॉस अगर आपको पावर निकालना है, अगर आपको पावर निकालना है सिंगल फेज विदाउट हार्मोनिक्स का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक ही फ्रीक्वेंसी है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी नहीं है। हार्मोनिक्स क्या है, नॉन फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज या करंट आ जाता है, वहां पे हार्मोनिक्स आ जाता है। तो हार्मोनिक्स से डरो मत, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंगल फेज है सिस्टम, विदाउट हार्मोनिक्स है, तो अगर आपको यहां पे पावर निकालना है तो आप जो रटे रहते हो ना, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ये तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, ये यूज ही नहीं करूंगा, इसकी बात ही हम नहीं करते, ठीक है। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जहां यूज होगा वहां पे हम यूज करेंगे, अभी यहां पे हम एक जगह भी यूज नहीं करेंगे। P इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है, आई आर स्क्वायर इंटू आर से आप निकाल सकते हो, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर वी आर स्क्वायर अपॉन आर। देखो हम वी नहीं लिखे, वी आर लिखे। उसी तरह से यहां पे अगर आपको पावर निकालना है यहां पे, तो ये पावर जो देगा वो रिएक्टिव पावर देगा QL, ये क्या देगा P, ठीक है। तो ये QL जो देगा इंडक्टर के क्रॉस आपको जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर, तो QL जो आपको मिलेगा उसको भी आप निकाल सकते हो। वहां का करंट, IR नहीं, वहां का करंट, इंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो सर्किट पे डिपेंड करेगा, इंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, IL स्क्वायर इंटू XL, या इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, VL स्क्वायर अपॉन XL। और ये सब मैग्नीट्यूड है, जे वे भूल जाओ, XL को J ओमेगा L लिखोगे, J ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में नहीं आता है, तो हम सीधे मैग्नीट्यूड XL इज इक्वल टू ओमेगा L लेंगे, ठीक है। तीसरा, जब कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना होगा तो QC इज इक्वल टू सीधे हम लिखेंगे IC स्क्वायर इंटू XC, या वहां का वोल्टेज अगर पता है तो VC स्क्वायर अपॉन XC, और सबका मैग्नीट्यूड लेंगे, हम J टर्म को देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जब आप इतना समझते हो कि हमको इसी तरह से निकालना है, तो ओवरऑल जब आप ये कर लोगे तो आप पावर ट्रायंगल बना सकते हो। ये आपका P है, ये आपका QL है, ये आपका QC है, बस ऐसे ही जाएगा। QL हमेशा प्लस में आएगा क्योंकि हम VI कंजुगेट लेते हैं नॉर्मली कन्वेंशन के हिसाब से। अब देखो डिपेंड कर रहा है नेट जो आपको पावर मिलेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स पावर, S इज इक्वल टू जो हम लोग VI कंजुगेट करते हैं, तो VI कंजुगेट इसी को आप लिखते हो ना, P प्लस माइनस JQ, ठीक है। तो Q जो है वो आपका जो डिपेंड कर रहा है कि QL बड़ा है कि QC बड़ा है। QL अगर बड़ा है तो QL माइनस QC करिए, नेट फेजर शिफ्ट किया अपवर्ड, नेट आपको S जो मिलेगा ऊपर मिल गया, और S जो ऊपर मिला, अगर आप QL ग्रेटर देन QC लेते हो तो S ऊपर मिला, दैट मींस कि S और P के बीच का जो एंगल आएगा, मान लो S ये मिला, तो S और P के बीच का जो एंगल आएगा वो फाई। अब बोलोगे सर QC अगर बड़ा हो तो QC बड़ा होगा तो ऑब्वियसली QC माइनस QL करेंगे, तो नेट जो आपको मिलेगा फेजर वो S का फेजर इधर मिलेगा, और S और P के बीच का जो एंगल होगा वो फाई होगा, ठीक है। इसलिए मैं ये नेट फेजर बना नहीं रहा हूं, नेट फेजर डिपेंड करेगा कि QL और QC कहां है, क्योंकि दो हम S नहीं दिखा सकते ना, वो गलत तरीका हो जाएगा। और अगर QL इज इक्वल टू QC है, दैट मीन्स कि इंडक्टिव आपका जो रिएक्टिव पावर है और कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर अगर बराबर होता है, तो नेट जो आपका एपरेंट पावर है वो टोटल का टोटल एक्टिव पावर के बराबर आएगा, जो कि अभी हम लोग GOC 15 में डिस्कस भी किया कि नेट जो पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज नथिंग बट 500 वाट आ रहा था।
तो 500 वाट क्या है, एक्टिव ही पावर है, और उसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन भी बोलते हैं कि जब आपका सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर ड्रॉ करे, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर डिलीवर करे, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्लियर? जब आपका वोल्टेज और करंट में कोई भी एंगल नहीं होता, इवन इंडक्टर कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, लेकिन इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में कोई भी एंगल नहीं आएगा, दैट मींस कि यूनिटी पावर फैक्टर पे सर्किट वर्क कर रहा है, वही होता है रेजोनेंस कंडीशन। तो इतना ही आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसमें देखो ध्यान से, यहां पे नॉर्मली इस जगह पे आप ये लिख सकते हो, इस जगह पे ऐसे एरो बनाइए, ठीक है, एल के पास, और लिखिए इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर। जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर लोड है, जब इंडक्टर और कैपेसिटर लोड है, ध्यान से समझना, हमेशा वैलिड नहीं है, पावर सिस्टम में एक और स्टेप हम लेते हैं, लेकिन यहां हम वो चीज एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकते, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि जब भी आपका इंडक्टर और कैपेसिटर लोड की तरह बिहेव करेगा। अब देखो, जितना भी नेटवर्क में सर्किट पढ़ते हो उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, लोड की तरह ही बिहेव करता है ना। इसलिए मैं एक ही चीज लिख रहा हूं कि जब भी आपका इंडक्टर और कैपेसिटर लोड की तरह बिहेव करेगा, तो उस केस में इंडक्टर एब्जॉर्ब करेगा लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। कैपेसिटर, अब लोड है ना, कैपेसिटर भी तो लोड है, तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा। जी सर, बिल्कुल एब्जॉर्ब करेगा। तो कैपेसिटर कैसा एब्जॉर्ब करेगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर। जितना लिखा रहा हूं उतना लिख लो, कैसे आएगा क्यों आएगा उसके लिए फिर समझ रहे हो, फुल कोर्स है, जितना लिखा रहा हूं उतना लिखो, वही याद कर लेना। याद नहीं होता है तो देखो एक और तरीका मैं बता देता हूं याद करने का, हम लोग भी याद तो ही किए हुए सोचते हैं। यहां देखो, इंडक्टर में बोल रहा हूं लोड की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स कि जब भी आपका कोई लोड होता है, मतलब पैसिव एलिमेंट है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आपको मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, और करंट यहां पे ऐसा फ्लो होगा। करंट इंटर्स फ्रॉम प्लस एंड लीव्स फ्रॉम माइनस, जब भी पैसिव एलिमेंट की बात करो। तो यहां देखो, जो आपका मान लो VL है, VL को आप एट एन एंगल ऑफ 0 मानते हो, तो करंट कहां गया, करंट एट एन एंगल ऑफ -90 जाएगा कि नहीं, ऑब्वियसली जाएगा। दैट मीन्स कि करंट लैग हो गया वोल्टेज से बाय 90, लैग हो गया, लैग आ गया ना, करंट यहां पे कैसा मिला, लैग, या फिर वोल्टेज लीड, यही होगा ना। तो करंट लैग मिला, तो करंट के रेफरेंस में ही तो लैगिंग लीडिंग हम बताते हैं। तो करंट लैग किया इंडक्टर में, तो लैगिंग बिहेवियर पहला चीज। अब देखो, मुझे बताओ, आप लोग डीसी सर्किट में पढ़ते हो, करंट जब भी आपका प्लस में इंटर करता है, मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, बता दो हमें। कोई भी पैसिव एलिमेंट है उसमें करंट अगर प्लस में इंटर किया, तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है कि डिलीवर कर रहा है। तो सर बिल्कुल हम पढ़े हुए हैं, डीसी सर्किट में पढ़े हैं कि करंट, ये जो आपका पावर है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब आ गया। तो इंडक्टर, क्योंकि करंट इंटर्स फ्रॉम प्लस, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कैसा बिहेवियर है इस इंडक्टर का, कैसा बिहेवियर इस इंडक्टर का, तो लैगिंग बिहेवियर है। सर करंट लैग करता है इस जगह, तो करंट लैग करता है, दैट मींस कि इंडक्टर एब्जॉर्ब लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। अब इसी चीज को कैपेसिटर में जब देखोगे, तो ध्यान से देखो, कैपेसिटर में भी आपका लोड अगर बनाते हो, तो सेम प्रोसीजर, ये कैपेसिटर है ना, यहां पे VC होगा, ऑब्वियसली लोड की तरह बिहेव करे, करंट इंटर्स फ्रॉम पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप प्लस में आएगा। अब यहां देखो, अगर आप VC को एट एन एंगल ऑफ 0 मानते हो, तो करंट इस कैपेसिटर में किधर जाएगा, ऑब्वियसली करंट 90 डिग्री पे लीड करेगा। तो करंट लीड कर गया, करंट लीड कर गया इस कैपेसिटर के बिहेवियर की वजह से, तो करंट लीड कर गया, दैट मींस लीडिंग। अब यहां देखो, पावर हम लोग ऑलरेडी डीसी सर्किट में पढ़े हैं, जब भी आपका करंट इंटर्स फ्रॉम प्लस किसी भी पैसिव एलिमेंट में, दैट मींस ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब लीडिंग, कैसा पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो रिएक्टिव पावर, तो कैपेसिटर एब्जॉर्ब लीडिंग रिएक्टिव पावर। अब इतना ही केस है क्या, नहीं, इसमें एक और केस भी आ जाता है, एक और केस भी आ जाता है, जब आपका इंडक्टर कैपेसिटर एज अ डिलीवरिंग एलिमेंट काम करता है। डिलीवरिंग एलिमेंट, जब आप पावर सिस्टम में देखते हो कंपनसेशन जब पढ़ते हैं, कैपेसिटर वहां डिलीवर करता है, तो उस केस को भी देख लो। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इसी से हम दूसरा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी से हम दूसरा कैसे बना लेंगे कि इसमें एक और चीज हम बोल सकते हैं, इंडक्टर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर, तो डिलीवर क्या करेगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर। इसी से हम ये बना सकते हैं, एक चीज हमको पता है तो दूसरा हम इजिली बना लेंगे। उसी तरह से कैपेसिटर
एब्जॉर्ब यहां कर रहा है तो डिलीवर में क्या लिखेंगे, डिलीवर लैगिंग रिएक्टिव पावर, लिखते जाओ बस, और जो मैं बोल रहा हूं वो समझो, इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक तो सर आपने जो बोला वो मुझे समझ में आया, सब चीज सही है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं और पावर सिस्टम की तरफ थोड़ा सा 2 मिनट ले जाते हैं। ईसी वाले भी समझे, आईएन वाले, पावर सिस्टम से सीधे हेडफोन मत निकाल लेना, ठीक है, ये काम आता है हर जगह, इंटरव्यू में काम आएगा। हम लोग कहीं पे भी देखना, जब आपको रिएक्टिव पावर कंपनसेट करना होता है, मतलब किसी को देना है, किसको दे सकते हैं, इंडक्टर लगा हुआ और कैपेसिटर लगा हुआ है, ऐसा कुछ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और आप चाहते हो रिएक्टिव पावर दे, रिएक्टिव पावर दे, तो हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक। देखते हो ना, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, चलो छोड़ो पावर सिस्टम, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। अब देखो कहीं भी कॉलेज वगैरह में देखोगे कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो कैपेसिटर बैंक क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो हमारा जो लोड है वो कैसा होता है, आरएल लोड। आरएल लोड मतलब कि जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, बड़े बड़े मोटर आप लिखते हो, आपके लैब में देखो जितना भी मोटर लगा हुआ है वो सब आपका इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड है, दैट मींस कि वहां पे आपको क्यूएल मिल रहा है, पी तो मिलेगा, यूजफुल पावर तो मिलेगा, वहां क्यूएल मिल रहा है। इसके वजह से आपका जो नेट पावर है कुछ ऐसा मिल रहा है, और ये होता है पावर फैक्टर एंगल। अब पावर फैक्टर एंगल जितना बढ़ेगा उतना ही पावर फैक्टर घटेगा, पावर फैक्टर आपका डिटोरिएट करेगा। ये एंगल जितना बढ़ा उतना ही पावर फैक्टर घटेगा। मानते हो इस बात को? हाँ सर, cos फाई, फाई का एंगल बढ़ाओगे तो cos की पूरा वैल्यू चेंज होगी, तो cos फाई हमारा घटने लगेगा। हमें cos फाई को बढ़ाना है, हमें क्या करना है, cos फाई को बढ़ाना है। हमारा टारगेट क्या है, cos फाई को बढ़ाना, पावर फैक्टर को यूनिटी तक ले जाना, 0.9 ले जाना, 0.95, 0.96। जैसे आप हाउस होल्ड अप्लायंस 0.8 के आसपास होता है, आपका जो इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो 0.6 के आसपास होता है, इंडस्ट्री का एक होता है पूरा, ये 0.6 से नीचे नहीं जाने, अदरवाइज पेनल्टी लगेगा। तो पॉइंट उस चीज को समझोगे कि पावर फैक्टर हमको सबसे अच्छा क्या होता है, यूनिटी, मतलब कि 1 की तरफ हमको लेके जाना है। 1 की तरफ ले जाने के लिए ये फाई एंगल को क्या करना होगा, फाई एंगल को डिक्रीज करना होगा। ये फाई एंगल डिक्रीज करेंगे तभी जाके ये आपका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। इतना तो समझ में आ रहा है, बेसिक चीज है कि फाई एंगल, फाई पहले 60 था, अब 30 हो गया, तो cos फाई 60, cos 60 और cos 30 में cos 30 ज्यादा है, तो फाई जितना डिक्रीज करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहे हैं, क्वेश्चन भी लेंगे, टेंशन ना लो। तो फाई हम डिक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो लैगिंग रिएक्टिव पावर आपका जितना भी आरएल लोड है, आरएल लोड कहने से मत डरो, आरएल लोड, आर और एल का कॉम्बिनेशन, उसी के वजह से ये रिएक्टिव पावर क्यूएल आ रहा है ना, इंडक्टर के वजह से ही क्यूएल आएगा जो मैं आपको लिखाया। तो ये जो आपका क्यूएल है ये ऊपर में है, अगर हमको इस एंगल को कम करना है तो नीचे में कुछ देना पड़ेगा, क्यूसी। अब ये क्यूसी कैसे आ सकता है, तो ऑब्वियसली अगर हम कैपेसिटर को लोड के पैरेलल लगा दें या फिर इनपुट साइड में लगा दे, तो एक और पैरामीटर यहां क्या मिलेगा, कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, एक और पैरामीटर यहां मिलेगा, क्यूसी। जी सर बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब ये क्यूसी क्या करेगा, ओवरऑल ये क्यूएल की मैग्नीट्यूड को डाउन कर रहा है कि नहीं, डाउन कर रहा है कि नहीं। ये मान लो 5 है, एक यूनिट का हम यहां लगाते हैं, तो 5 - 1 4 हुआ, 4 हुआ तो फाई एंगल कम हुआ, फिर 5 ये है ऑलरेडी, लोड हम चेंज नहीं कर रहे हैं, 5 है। अब क्यूसी का वैल्यू हम 2 यूनिट कर दिए, तो क्यूएल माइनस क्यूसी करो, 3 हो गया, फाई एंगल और कम हो गया। जब क्यूसी की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 - 5 0, फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0, यूनिटी पावर फैक्टर अचीव हो गया। तो ये जो क्यूसी है ये क्या है, मतलब कैपेसिटर हम लगा रहे हैं सर्किट में, कैसे लगा रहे हैं उसको भूल जाओ, कैपेसिटर हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब कैपेसिटर लगा रहे हैं जिसकी वजह से क्यूसी आ रहा है, जो कि पावर फैक्टर एंगल को डाउन कर रहा है, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है, ये हमको समझ में आ रहा है। तो क्यूसी ऐसा क्या कर दे रहा है, ऐसा क्या कर दे रहा है, देखो लोड डिमांड कर रहा है कि हमको लैगिंग रिएक्टिव पावर, लोड डिमांड कर रहा है कि हमको लैगिंग रिएक्टिव पावर 5 यूनिट का दो। फिर से समझना, लोड डिमांड कर रहा है कि हमको लैगिंग रिएक्टिव पावर 5 यूनिट का दो। इंडक्टर एब्जॉर्ब 5 यूनिट ऑफ लैगिंग रिएक्टिव पावर, तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, डिमांड हमको दो, एब्जॉर्ब करेगा ना, उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, तो हमको लैगिंग रिएक्टिव पावर दो। तो हम क्या करिए, कैपेसिटर डिलीवर लैगिंग रिएक्टिव पावर। कैपेसिटर हम लगाएंगे जो लोड को, जो इंडक्टर को डिलीवर करेगा, क्या, जो डिमांड कर रहा है। तो क्या डिमांड कर रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर, इसलिए हम कैपेसिटर लगाते हैं और डिलीवर कर देता है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो कैपेसिटर डिलीवर किया लैगिंग रिएक्टिव पावर, इंडक्टर वही कैपेसिटर का जो रिएक्टिव पावर है उसको एब्जॉर्ब किया, मतलब कि सोर्स
ना डिलीवर कर रहा है रिएक्टिव पावर, ना एब्जॉर्ब कर रहा है। वही तो होता है यूनिटी पावर फैक्टर। हम लोग देखे हैं जीओसी 15 में कि सोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर दे रहा था। दैट मींस कि कैपेसिटर डिलीवर कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर उसी सर्किट में, और इंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर उसी सर्किट में। इस दो चीज को समझ गए? जी सर बिल्कुल समझ गए, समझा दिए तो समझ में आ गया। दूसरा तरीके से भी सोचो, दूसरा तरीके से कैपेसिटर डिमांड कर रहा है लीडिंग रिएक्टिव पावर। कैपेसिटर एब्जॉर्ब का मतलब क्या? डिमांड। कैपेसिटर डिमांड कर रहा है लीडिंग रिएक्टिव पावर, कौन देगा? इंडक्टर डिलीवर लीडिंग रिएक्टिव पावर। तो जो कैपेसिटर डिमांड करता है ना वो इंडक्टर फुलफिल करता है, और जो इंडक्टर डिमांड करता है वो कैपेसिटर फुलफिल करता है। इतना समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? ठीक है, बस इतना ही है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर समझो। इंडक्टर एब्जॉर्ब करता है लैगिंग, लोड की तरह बिहेव कर रहा है तो लोड की तरह बिहेव कर रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर, कौन देगा? कैपेसिटर डिलीवर करता है लैगिंग रिएक्टिव पावर, वो दे देगा, वो दे देगा। तो एक एलिमेंट हम लगा दिए जो दे देगा, एक एलिमेंट है जो ले लेगा। दैट मीन्स वही एक दूसरे के बीच में जो हम लोग बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर में, देखो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन एल एंड सी, सी का भी दे रहा है, फिर इंडक्टर उसको दे रहा है, फिर कैपेसिटर उसको दे रहा है, फिर इंडक्टर उसको दे रहा है, सोर्स उसको नहीं दे रहा, वो दोनों को छोड़ दिया है। जाओ तुम लोग जो करना है करो, हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट को अपना पावर देंगे, एंड दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन। बाकी आप लोग लड़ो बैठो, जो मरना है मरो, हमको उससे मतलब नहीं है, आप लोग आपस में अपना एक्सचेंज कर लो। क्लियर? मजा आया? मजा आया? इसमें एक और केस आता है जिसमें दो और केस बढ़ जाता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। पावर सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल के हैं उसको हम बताएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है ना? बस खत्म हो गया पावर। विदाउट हार्मोनिक्स इतना ही था। विथ हार्मोनिक्स में और भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम बता देंगे। तो याद रखिए हमेशा ये चीज मत करना, वी आई कॉस फाई लेके रटे हुए हैं, वही करे जा रहे हैं फालतू का, मत करो ये सब, ठीक है? हम ये नहीं कह रहे हैं ये गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं ये गलत है, ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ आई टोटल करंट होता है, यहाँ आई आर है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, तो वो पावर फैक्टर ये कॉस फाई है ना, ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। बस इस तरह से निकालो, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं डीसी से रिलेट कराना चाहता हूँ हर चीज को। आपके लिए डीसी आसान होता है, तो डीसी से मैं यही रिलेट करा दिया ना आपको, देखो ना, उसका पावर ट्रायंगल बना लो ना, इतना ही तो याद रखना है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। और ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए और आंख बंद करके सोचिएगा कि क्या मैं बोला हूं। अगर इंडक्टर कैपेसिटर एज अ लोड है, दैट मीन्स कि वो डिमांड करेगा। क्या करेगा इंडक्टर डिमांड? तो भैया लैगिंग रिएक्टिव पावर डिमांड करता है, ठीक है? कौन देगा? कैपेसिटर देगा। चलो हम कैपेसिटर नहीं लगाते हैं, कौन देगा? तो सोर्स देगा। जब सोर्स देगा तो पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है? तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर देंगे जो कि डिलीवर करेगा इसको रिएक्टिव पावर। और एक ऐसा टाइम आएगा कि कैपेसिटर जितना ये डिमांड कर रहा उतना डिलीवर किया, मतलब सोर्स अब नहीं देगा, बोलेगा हम चुप हो जाते, तुम ही लोग आपस में बांट लो, जितना करना है कर लो। उस हिसाब से सोर्स नहीं दे रहा, सोर्स को अब सिर्फ टेंशन है कि एक्टिव पावर उसको देना है, यूजफुल पावर देना है, सोर्स उतना ही देगा रेजोनेंस कंडीशन पे। ये दोनों आपस में अपना डिमांड और एब्जॉर्ब को फुलफिल करेगा, ठीक है? क्लियर? यही था। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं, है ना? क्वेश्चन लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि थ्योरी में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही था, इस चीज को अच्छे से अगर आप समझ गए हो तो बाकी चीजें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको समझ में सब चीज आ जाएगा। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 3-4 लाइन जो मैं लिखाया हूं ना, इसको आप ध्यान में अच्छे से नोट्स लिख लो, अच्छे से। आधा पेज लेगा लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये लैगिंग और लीडिंग वाला जो है ना, ये जनरली आपकी कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी बुक, हम लोग तो पढ़ लिए ना, कोई भी बुक पढ़ लो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ये लैगिंग रिएक्टिव पावर कभी एब्जॉर्ब करता है, कभी डिलीवर करता है। उसका कॉन्सेप्ट जो है वो फेजर डायग्राम में छुपा हुआ है। फेजर डायग्राम प्लस टेलीगेंस थ्योरम, पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर, वो कब होता है? पोलरिटी वाला, उसी में कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए। बुक में जनरली नहीं देता है, लेकिन हम लोग जब बुक लिखेंगे ना, पावर सिस्टम का निकाले या फिर नेटवर्क का, उसमें अच्छे से ये सब लिख के बताएंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहेगा, ताकि आपको फिर से बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है।